नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 2 पार्ट 2 को। पार्ट 2 में प्रजनन या फिर इसे हम जीव जनन के नाम से जानते हैं। इन दोनों नामों से इस चैप्टर को जानते हैं। यहाँ पहला टॉपिक आप देख सकते हैं जनन। जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखना है आपको। यहाँ देख लीजिए, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न, मतलब अपने समान ही संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, जनन के प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते हैं, यही यहाँ बताया गया है। जनन के 2 प्रकार होते हैं, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बारी बारी दोनों को यहाँ देख लीजिए। पहले लैंगिक जनन क्या होता है, इसे देख लीजिए। इस जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, मतलब इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्लोन कहते हैं, मतलब जो इसमें संतान उत्पन्न होंगे उसे क्लोन कहेंगे। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में अमीबा को आप देख लीजिए। यहाँ अमीबा एक ही जनक है। इसको यह टूट कर 2 जनकों में मतलब 2 संतान में विभाजित हो जा रहा है। इस 2 संतानों में यह 2 टुकड़ों में बट जा रहा है। इसी को यहाँ अमीबा जो है वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। यहाँ देख लीजिए लैंगिक जनन में इस जनन के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जो 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, पहला नर दूसरा मादा। यहाँ देख लीजिए नर युग्मक, नर से नर युग्मक मिलेंगे। यहाँ देख लीजिए मादा से मादा युग्मक मिलेंगे। फिर नर युग्मक से शुक्राणु मिलेंगे, यहाँ मादा युग्मक से अंडाणु मिलेंगे। दोनों मिलकर शिशु का निर्माण करेंगे। यहाँ देख लीजिए युग्मनज बनेंगे या युग्मनज शिशु के निर्माण करेंगे। इस प्रकार आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों लैंगिक जनन की विधियां। जो अलैंगिक जनन होती है उसकी कौन कौन सी विधियां होती है उसे देख लीजिए। पहला विधियां होती है द्विखंडन। द्विखंडन देख लीजिए क्या होती है। इसे बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, स्कूल परीक्षा में या बोर्ड पेपर में, दोनों में पूछा जाता है। यहाँ देख लीजिए द्विखंडन देख लीजिए, एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पेज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में अमीबा होता है। अमीबा एक ही होता है, लेकिन यह द्विखंडन हो जाता है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसकी कोशिका 2 टुकड़ों में टूटकर पुनः संतान उत्पन्न कर देता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए बहुखंडन क्या होता है, जिसमें एक कोशिका टूटकर, जो एक कोशिका होगी, एक कोशिका टूटकर बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाएगी, उसे बहुखंडन कहेंगे। मतलब एक ही कोशिका, यहाँ मान लीजिए एक ही कोशिका यहाँ टूट कर आकर कई कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाएगी, यही बहुखंडन कोशिका कहलाएगी, बहुखंडन कहलाएगी। जैसे यह देख लीजिए प्लेजी जो मोडियम में यह सब पाए जाएंगे। यहाँ देख लीजिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, पुनर्जनन। यहाँ देख लीजिए किसी प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, क्या है, कोई प्राणी है उसको कई टुकड़ों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा होगा, जो भी एक एक टुकड़ा होगा, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्व जीव का निर्माण कर देता। मतलब जो भी एक टुकड़ा होगा, मान लीजिए यह कोई जीव है, इसको हमने काट दिया, ऐसे ऐसे काट देगा, ऐसे ऐसे हमने काट दिया। इसको काटने के बाद ये प्रत्येक टुकड़ा यहाँ देख लीजिए जीव बन जाएगा, या जीव का निर्माण बना लेगा, इसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए पुनरुदर भवन कर सकते हैं, इसे पुनरुदर भवन, पुनर्जनन कर सकते हैं, मतलब पुनः जनन करना, यही यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ देख लीजिए प्लेनेरिया में यह सब पाए जाते हैं। प्लेनेरिया पुनरुदर भवन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ मुकुलन को देख लीजिए, मुकुलन क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ मुकुलन देख लीजिए, मुकुलन के द्वारा नया जीव संतान का बनना ही मुकुलन कहलाता है। मतलब जो मुकुलन होता है, मुकुलन के मान लीजिए कोई जीव है यहाँ पर, इसका मुकुलन है, इसी मुकुलन के द्वारा, यह जो मुकुलन है, इसी मुकुलन के द्वारा कोई नया जीव बनता है, उसी को मुकुलन कहते हैं, वही मुकुलन कहलाता है। यहाँ देख लीजिए मुकुलन कैसे है। यहाँ देख लीजिए यहाँ मुकुलन है, इसका इसी से
आकर यहाँ ऐसे ऐसे नया जीव बन जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे बड़ा जीव बन जाएगा ऐसे ऐसे। यही मुकुलन मुकुलन कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए मुकुल है, मुकुल यह मुकुल जीव का चित्र है। यहाँ आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। अब इसे बारीकी से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। यहाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों पुष्प की संरचना। क्या है? पुष्प की संरचना। यहाँ देख सकते हैं आप पुष्प में, यहाँ देख लीजिए परागकोश है, इसे परागकोश कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, या फिर यहाँ देख लीजिए परागकण भी इसी में परागकण भी मिलते हैं। यहाँ देख लीजिए पुतंतु यह पुतंतु है दोस्तों, यह जो है यह सब पुतंतु है। यहाँ देख लीजिए इसे बोला जाता है अंडाशय बोला जाता है। यहाँ पर इसे अंडाशय बोला जाता है, जो गोलाकार है इसे अंडाशय बोला जाता है। यहाँ देख लीजिए यह बीजांड है दोस्तों, यह जो बना है इस आकार के वो बीजांड है, जो ब्लेड के आकार से बना हुआ है बीजांड है। यहाँ देख लीजिए यह दलपुंज है, यह जो फूल वाली जो पत्ती है यह दलपुंज है। यह पुंकेसर है, यह जो पूरे यहाँ से वहाँ तक है वह पुंकेसर कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए इसे हम वार्तिकाग्र कहेंगे। ये जो ऊपरी सिरा है इसके गोलाकार वह वार्तिकाग्र है। यहाँ वाह दलपुंज देख लीजिए, यह वाह दलपुंज है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ परागकोश है, यह परागकोश है, यह पुतंतु है। यहाँ देख लीजिए अंडाशय, यह अंडाशय गोल, ये जो अंडा के आकार के वो अंडाशय है। यह बीजांड ब्लेड के आकार के। यहाँ फिर देख लीजिए वर्तिका, यह वर्तिका है। यहाँ देख लीजिए आप दोस्तों वर्तिकाग्र, यह वर्तिकाग्र है, यह गोलाकार के भाग वर्तिकाग्र है। जो यहाँ से यहाँ तक जो भी है वह पुंकेसर है। यह जो पत्ती है वह दलपुंज है। यहाँ देख लीजिए इसे वाह दल पुंज कहेंगे, इसे वाह दल पुंज कहेंगे। आई होप आप इस चित्र को समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए सहायक चक्र, इसमें सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए वाह दल पुंज और दल पुंज जो होते हैं वह सहायक दल पुंज मतलब सहायक चक्र होते हैं। यहाँ देख लीजिए आवश्यक चक्र क्या होते हैं, मतलब इसमें होना ही आवश्यक है। देख लीजिए यह नहीं रहेगा तो इसका काम नहीं चलेगा। यहाँ देख लीजिए पुमंग और जयांग, देख लीजिए पुमंग और जयांग ये आवश्यक चक्र है, इसमें होना ही चाहिए। इसमें यदि नहीं रहेगा तो पुष्प अधूरा है। यहाँ देख लीजिए एक लिंगी पुष्प क्या होता है उसे समझ लीजिए। यहाँ फिर पुनः उभय लिंगी पुष्प क्या होगा उसे समझ लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए पहला टॉपिक है एक लिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जयांग उपस्थित हो, मतलब दोनों में से पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों में से एक कोई जयांग स्थित हो उपस्थित हो, उसे ही एक लिंगी कहते हैं, उसे ही एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ देख लीजिए कितने स्त्री केसर होगा, देख लीजिए यहाँ कितने स्त्री केसर होगा, स्त्री केसर नहीं तो यहाँ पुंकेसर होगा, पुंकेसर रहेगा। कितो यह रहेगा कितो यह रहेगा तो एक ही रहेगा, इसलिए एक लिंगी रहेगा। दोनों रहता है तो द्विलिंगी हो जाता। यहाँ देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं एक लिंगी पुष्प को। यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं पपीता, यहाँ तरबूज, पपीता तरबूज एक लिंगी है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पपीता और तरबूज है वह एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। यहाँ देख लीजिए दूसरा टॉपिक है उभय लिंगी पुष्प, या फिर इसे हम द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं, मतलब दोनों बात एक ही है, सेम है। यहाँ देख लीजिए जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही जयांग उपस्थित हो, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर यह और यह दोनों हो पुष्प में, तब द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा या उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा। आप जानते हैं स्त्री पुरुष एक में होता है तो वह उभयलिंगी कहलाता है या फिर द्विलिंगी कहलाता है। वही बात यहाँ समझाने के लिए कहा गया है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में गुड़हल जो होता है, गुड़हल उसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और सरसों का जो पुष्प होता है उसमें भी द्विलिंगी पुष्प होता है। आई होप आप इस पेज को समझ चुके होंगे। अब आप चल रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है उसे देख लीजिए। बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया भाग द्वारा
जनन होता है, मतलब कोई बीज वगैरह नहीं होता इसमें, और जो जनन क्रिया होता है, कोई पौधा उसका जो जनन क्रिया होता है उसी से जनन हो जाता है, उसी को ही कायिक जनन कहते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसको हम काट कर लगा दिए तो वह जनन कर लेता है। जैसे कायिक जनन में तना है, तना को हम काट कर लगा दिए तो वो भी पकड़ लेता है। यदि हम जड़ को उसको काट कर लगा देते तब भी वह नया जीव उत्पन्न कर, मतलब नया पौधा को जन्म दे देता है। यहाँ पत्ती को यदि कुछ कुछ होते हैं पेड़ पौधे जिसका पत्ती को हम लगा देते हैं काट के, तो भी वो नया कलियों का मतलब निकाल देता है, नए नए पौधे बना देता है, उत्पन्न कर देता है। यहाँ देख लीजिए, बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया भाग द्वारा जनन कहलाता है। मतलब जो बिना बीज वाले, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उसमें उसके तने से, जड़ से, पत्ती से हम जो भी पेड़ पौधे उत्पन्न करते हैं वही जनन कायिक जनन कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, पौधों के कायिक अंग, मतलब पौधों में कौन कौन से कायिक अंग होते हैं। यहाँ देख लीजिए, जड़, तना, पत्ती में जन कायिकों का द्वारा निकलना, मतलब जड़, पत्ती और तना में जो भी जनन क्रिया होती है, मतलब जन्म देना होता है, जो जन्म देती है नए नए पेड़ पौधे को, उसी को वही सब कायिक अंग होते हैं पेड़ पौधे के। यहाँ देख लीजिए, पहला देख लीजिए कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, इस विधि में कलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। मतलब जो भी पेड़ होता है उस पेड़ को, मान लीजिए गुलाब का पेड़ है, गुलाब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उसे कलम कहते हैं। मतलब उसे काट दिया जाता है, उसे ही कलम कहते हैं। लेकिन इस कलम को हम भूमि में गाड़ देते हैं, मतलब जो भूमि होता है उसमें थोड़ा, उसमें मतलब लगा देते हैं, भूमि में धांस देते हैं, लगा देते हैं थोड़ा मिट्टी खोद खोद कर, और वे तने तथा जड़ फेंक देते हैं, और वह जड़ तथा तने फेंक देते हैं अपने आप से। पेड़ को उसको लगाने के बाद नमी वहाँ पर होती है, उसके नमी के पश्चात आपस में वह बना लेते हैं नमी, या उसके बाद से वह देने लगते हैं, जड़ देने लगते हैं और तने देने लगते हैं, वही कलम लगाना कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। देख लीजिए, कलम लगाना की मतलब कलम लगाने वाला विधि किस किस में पाया जाता है उसे देख लीजिए। गुड़हल का फूल रहेगा तो गुड़हल में कलम लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, अनास 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 यह देख लीजिए दोस्तों, अनास में भी हम लगा सकते हैं कायिक कलम लगा सकते हैं, या गुलाब में भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, गुलाब का एग्जाम्पल हम बताए हैं, गुलाब में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ पेड़ पौधे हैं, उसे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, दाब लगाना। दाब किस में लगाया जाता है उसे देख लीजिए, कुछ पौधों के तने को हम झुका कर नम मिट्टी में, मतलब जो नमी होती है उसी मिट्टी में कहीं कहीं नमी होती है, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसी को झुका कर जमीन पर लेटा कर उसमें थोड़ा नम मिट्टी में पाट देते हैं, मतलब मिट्टी पर रख कर उसको मिट्टी से थोड़ा दबा देते हैं, ढक देते हैं। कुछ समय बाद ढकी हुई मिट्टी कली, जड़ तथा तने निकाल देती है। मतलब कुछ समय बाद वह नए नए अपना कली, तने, जड़ निकाल देती है और नया जनन कर लेती है। फिर उस पेड़ का नया जनन होने लगता है, नया जीव उत्पन्न, मतलब नया पौधे उत्पन्न करने लगती हैं, उसी को दाब लगाना कहते हैं। आई होप आप समझ सकते हैं। इसका लाभ देख लीजिए, लाभ क्या क्या होगा दाब लगाने से देख लीजिए। पहला, जिस पौधों में बीज नहीं होता, मतलब जो भी पौधा होता है उसमें बीज नहीं पाया जाता है, उसमें हम कायिक जनन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी बीज होता है उसमें यदि बीज नहीं पाया जाएगा तो कैसे उसको उत्पन्न किया जाता है, तो वो कायिक जनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ दूसरा देख लीजिए, इसमें नए नए पौधे जल्दी निकल आते हैं, और पौधा जो होता है वह जल्दी निकल आता है, जो नया पौधा होता है वह जल्दी निकल आता है। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, स्कूल में भी पूछा जाता है आपके, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ परागण आ गया। परागण क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। देख लीजिए परागण क्या होता है, देख लीजिए, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। देख लीजिए, किसी पुष्प के पुंकेसर, मतलब कोई पुष्प है उसके पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहचानने की क्रिया को परागकण
कहते हैं आयु। इसे आप कब समझेंगे? जब जाकर पुष्प में पीछे हम पुष्प के चित्र दिखाएं, संरचना दिखाएं हैं, उसमें आप देख लेंगे कि पुंकेसर कहाँ होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, परागकण क्या होता है। इसे आप देख लेंगे तो इसे आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यह 2 प्रकार के होते हैं। परागकण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण होता है। दो इसका देख लीजिए, पहला स्वपरागण को जब एक पुष्प के परागकण, जब कोई एक पुष्प है उसका परागकण को उसी पुष्प के परागवर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। मतलब कोई एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया स्वपरागण कहलाता है। यहाँ लाभ इसका देख लीजिए, स्वपरागण होने से लाभ क्या हो सकता है। पहला देख लीजिए, इसमें पादप का शुद्ध वंश चलता है, मतलब जो पादप होता है वो शुद्ध वंश चलता रहता है। यहाँ देख लीजिए दूसरा, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, वह नहीं होती है। यहाँ अधिक जो परागकण होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ नहीं होती है। यहाँ हानि इसका देख लीजिए, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, मतलब ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, इसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। यहाँ दूसरा देख लीजिए, बीज उत्तम खेड़ी के नहीं होते, मतलब बीज जो होता है उत्तम खेड़ी का नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए श्रेणी रहेगा दोस्तों, यहाँ उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। यहाँ तीसरा देख लीजिए, किसी नई जाति का उत्पत्ति नहीं हो सकता, मतलब इसमें कोई नया जाति उत्पन्न नहीं हो सकता है। जिसी प्रकार वो रहेगा उसी प्रकार जिस पे जाए उसका परागकण जाएगा वह भी उसी प्रकार होगा। यहाँ देख लीजिए दूसरा देख लीजिए, पर परागण। पर परागण क्या होता है उसे समझ लीजिए। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के, देख लीजिए उसमें उसी पुष्प के उसी पौधे पे था, इसमें दूसरे पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वहाँ यहाँ दोनों अलग अलग पौधे पर लगा रहता है और वह दोनों अलग अलग पौधे पर लगा होता है, वह परागण कहलाता है। इसका लाभ देख लीजिए, हानि देख लीजिए। पहला लाभ देख लीजिए, इसमें बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं, मतलब जो भी इसमें फल बनेंगे वह बहुत फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं और जो फल होते हैं मीठे होते हैं। यहाँ दूसरा देख लीजिए, उत्पन्न जातियों में रोग अवरोध क्षमता अधिक होता है, मतलब जो उत्पन्न जाति होती है उसमें जो रोग मतलब नहीं होगा, रोग होने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जो इसमें रोग बहुत ही कम होगा। यहाँ हानि देख लीजिए, इस क्रिया के लिए साधनों पर निर्भर होना पड़ता है, मतलब इस क्रिया के लिए जो साधन होता है उस पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरा देख लीजिए, परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें देख लीजिए अधिक होती है, उसमें पर परागण में कम होती है। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर परागकण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो अधिकतर परागकण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए जनन कैसे होता है उसे देख लीजिए। यहाँ जनन देख लीजिए, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी लिख दिया गया है। जनन में देख लीजिए, यहाँ पर लैंगिक जनन में देख लीजिए, एक नर रहेगा एक मादा रहेगा। यहाँ देख लीजिए दोनों मिलकर युग्मक बनाएंगे। युग्मक के दौरान यहाँ देख लीजिए फिर पुनः यहाँ देख लीजिए नर और मादा यहाँ पर भी है। यहाँ देख लीजिए अमीबा का चित्र है, अमीबा नहीं है कोई जीव का चित्र है। यहाँ पर देख लीजिए वही जीव पुनः इधर नहीं अलैंगिक है या अलैंगिक है, अलैंगिक जनन देख लीजिए। यह अलैंगिक जनन में नर और मादा 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दोनों जनक मिलकर युग्मक बनाएंगे और युग्मक बनाने के पश्चात यहाँ शिशु का निर्माण करेंगे। यहाँ देख लीजिए नर तथा यहाँ कितना नर रहेगा या फिर मादा रहेगा, दोनों से एक रहेगा, क्योंकि अलैंगिक में एक जनक की आवश्यकता होती है। यहाँ देख लीजिए अलैंगिक में यह अमीबा है, यही अमीबा
आप अपनी खुद स्वयं टूटकर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देख लीजिए एक जीव है, यहाँ देख लीजिए दो जीव है, दोनों नए नए जीव उत्पन्न हो गए हैं, जनन हो गया है। इसी प्रकार से यह देख लीजिए, यदि आपसे नर जनन तंत्र पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार से बता देना है। यदि आपको मादा जनन तंत्र पूछ लिया जाए तो इसी तरह बना देना है। यहाँ देख लीजिए यह लैंगिक में यह सब पाया जाता है, अलैंगिक में पाया जाता है। यदि अमीबा का जनन पूछा जाए जनन तंत्र तो इसे बता दीजिए, या फिर पैरामीशियम का ऐसे पूछा जाता है तो उसे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सब अलैंगिक जनन में है, ये सब लैंगिक जनन में है। आई होप आप समझ सकते हैं, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सिस्टम से लिखा गया है, सभी बहुत ही सिस्टम से बताया गया है आपको। और इस वीडियो से बाहर आपका कुछ परीक्षा में आने वाला नहीं है, जो भी आएगा इसी वीडियो से आएगा। इससे एक टॉपिक बाहर नहीं आएगा। जो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेगा आपके परीक्षा में, सब इसी चैप्टर से जो बनेगा इसी वीडियो से बनेगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और कोई टॉपिक छूटेगा नहीं आपका परीक्षा में। थैंक यू, वेलकम दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपनी प्यारी सी सुझाव देने के लिए कमेंट में अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। बाय दोस्तों।